गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है इस समय मिनरल न्यूट्रिशन। और अभी तक मिनरल न्यूट्रिशन के हम लोग टोटल 6 लेक्चर्स लगा चुके हैं और आज जो नंबर है वो है लेक्चर नंबर 7 का। इस लेक्चर नंबर 7 में हमें क्या क्या स्टडी करनी है और जो अभी हमने 6 लेक्चर्स लगाए हैं उसमें हमने क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, जरा इसको मैं पहले रिकैप कर देता हूं आपको। तो जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का। यस, तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स की, यस, इसेंशियल एलिमेंट्स की। अगर किसी एलिमेंट्स को इसेंशियल की कैटेगरी में आना है तो उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो अप करने होंगे। आफ्टर दैट हमने बात करी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स की, जिसमें मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स की हम लोग ने बात करी, उनका एक क्राइटेरिया देखा। कंप्लीट फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमने बात करी थी डिफिशियंसी की, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, नाइट्रोजन साइकिल। और अब हमें बात करनी है, आज हमें बात करनी है नोड्यूल फॉर्मेशन का। मैंने आपको बताया था जब नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है सॉइल पूल में जब ये अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कुछ उसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, और आपको पता है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट्स में कुछ नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसी नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो हमें ये देखना है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फाइनली हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और वन पॉइंट को समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। और आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे फेट ऑफ अमोनिया की। तो जो फेट ऑफ अमोनिया होगा ये मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेशन होगा। इस तरीके से पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है और ये बच्चे जरूर जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर और आने वाले लाइव सेशंस के उनको नोटिफिकेशन मिल पाए, उसके लिए 3 रास्ते हैं। इनमें से कोई भी रास्ता आप अपना सकते हैं जो आपको लगातार मेरे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला तरीका ये है कि आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है DNCMI। जैसे DNCMI डालोगे ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है और नीचे लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। सेकेंड तरीका ये है कि हमारा टेलीग्राम ऐप में प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर DN गुप्ता फॉनीट, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, यस, बेहतर और बेस्ट रास्ता है यूट्यूब चैनल। अगर आप ये लेक्चर इस समय यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यस, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आपको पता है सेशन की स्टार्टिंग हमेशा एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट क्या है? आज का ब्रेन डाइट है कि देयर आर नो लिमिट्स। देखिए कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। व्हाट यू कैन अकॉम्प्लिश, कि आप क्या कर सकते हैं। यस, एक्सेप्ट द लिमिट्स योर प्लेस ऑन योर ओन थिंकिंग। जब तक कि लिमिट आप अपने विचारों पे प्लेस ना कर दें, मतलब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और वो आप नहीं कर सकते जो आप नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब है लिमिटेशन हमारे विचारों से है। अगर हमने सोच लिया कि नीट हम क्रैक कर सकते हो, यस यू कैन, योर माइंड कहेगा यस बॉस यू आर राइट। और अगर आपने माइंड में ये प्रोग्रामिंग दे दी कि नीट बहुत टफ है तो आपका माइंड भी कहेगा यस बॉस यू आर राइट, श्योर नीट इज वेरी टफ। तो प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है कि हम अपने माइंड को सही प्रोग्रामिंग ही नहीं देते हैं। हमको अपने कैपेसिटी के बारे में पता ही नहीं है, हम अपने विचारों से ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सफल होना है तो आपको वो गोल बनाना है जो आपको जीवन में एक बेहतरीन ऊंचाई तक ले जाए। यस, चाहे मामला रिस्पेक्ट का हो या मामला मनी का हो। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको रिकैप भी करा दिया था कि प्रॉपर हमें आज के सेशन में क्या स्टडी करनी है।
तो फाइनली मैंने आपको बताया था क्या सेशन की स्टडी करनी है आज के सेशन में, नोड्यूल का फॉर्मेशन देखना है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे लेगुमिनस प्लांट में होता है। यस, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेट ऑफ अमोनिया की नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्टिंग कहां से हम लोग कर ले, स्टार्टिंग कर दे हम नोड्यूल के फॉर्मेशन की। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं नोड्यूल फॉर्मेशन को समझने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इस ब्यूटीफुल सेशन को। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर टोटल आपके एनसीईआरटी से है। यहां पर क्या दिखाया गया है, तो देखो यहां पर सॉइल के ये पार्टिकल्स हैं। यस, ये रूट हेयर है, एपिडर्मल आउटग्रोथ है, आपको पता है ये रूट हेयर है। यस, और यहां पर देखिए ये बैक्टीरिया दिखाया गया है, एक्चुअली ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है। यस, अब देखो हो क्या रहा है, आपको पता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यस, वो क्या करता है, सबसे पहले उस रूट के पास अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है जहां पर जिस रूट हेयर्स को उसे इन्फेक्ट करना है। तो देखो यहां पर पहले बैक्टीरिया की संख्या कम थी, फिर उन्होंने अपने आप का मल्टीप्लिकेशन किया और नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहां पर डिवाइड होके बन गए। जब इनकी संख्या बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, इस रूट हेयर को इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने से क्या हुआ कि जो रूट हेयर पहले इस तरीके से सीधी थी, उस रूट हेयर में हल्का सा देखो एक कर्ल आ गया, इस तरीके के रूट हेयर यहां से मुड़ गई। इसका मतलब अगर रूट हेयर इस तरह से कर्व हो रही है तो ये साइन है कि पर्टिकुलर राइजोबियम बैक्टीरिया ने इस रूट हेयर को इन्फेक्ट कर दिया है। दैट इज व्हाई इसका शेप कैसा हो गया है, इस तरीके का कर्ल हो गया है। अब देखो जब ये रूट हेयर इन्फेक्ट हो गई तो इन्फेक्टेड रूट हेयर्स के थ्रू ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पर एंट्री करेंगे और एंट्री करके देखिए ये एक इन्फेक्टेड थ्रेड तैयार हो गया जो फाइनली अंदर तक डीपर होता चला जा रहा है, अर्थात इन्फेक्टेड थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया। और ये जो देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, बैक्टीरिया है जिसमें बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। और जब ये अंदर जाते हैं तो यहां पर जो इनर कॉर्टेक्स सेल है, यस, और यहां पर पेरीसाइकिल सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को याद रखिएगा, नोडूल के फॉर्मेशन में इनर कॉर्टेक्स सेल्स और पेरीसाइकिल सेल्स जब इन्फेक्टेड होते हैं तो यही सेल्स फाइनली नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल सेल्स तक पहुंचता है तो ये सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड होके फाइनली इस तरीके की मेच्योर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है कि किस तरीके से फाइनली ये नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये तो मैंने आपको रफली आइडिया दिया, अब जरा एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन। एक्चुअली जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है कि जो सोयाबीन का प्लांट होता है, आपको पता है लेगुमिनस प्लांट होता है। यस, तो सोयाबीन की रूट्स का ये प्रॉपर एग्जांपल्स दिया गया है कि किस तरीके से सोयाबीन की रूट्स की जो रूट हेयर है उसमें किस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया इन्फेक्टेड किया, कैसे ये रूट हेयर कर्ल हो गई, फाइनली इसमें एक इन्फेक्टेड थ्रेड क्रिएट हो गया जिसके थ्रू फाइनली राइजोबियम बैक्टीरिया पेरीसाइकिल सेल और कॉर्टिकल सेल तक पहुंचे और फाइनली उसको इन्फेक्ट किया जिसकी वजह से लगातार इसमें डिवीजन हुआ और फाइनली मेच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस नोड्यूल के फॉर्मेशन जो हो रहा है इसकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को क्लियर करें तो पहला पॉइंट कहता है कि वो बैक्टीरिया है जो नोड्यूल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है राइजोबियम। यस, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया सबसे पहले कांटेक्ट करता है एक सस्पेक्टेबल रूट हेयर्स को और इसके पास अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है। आपने यहां पर देखा ये रूट हेयर था, यहां पर सॉइल पार्टिकल्स थे, तो जिस रूट हेयर को इसे इन्फेक्टेड करना है उसके पास जाएगा और वहीं पर उसके पास अपनी संख्या को बढ़ाएगा। जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वो रूट हेयर इन्फेक्टेड हो जाएगी। अपॉन सक्सेसफुल इन्फेक्शन, जब इसके नंबर बढ़ेंगे किसके, राइजोबियम बैक्टीरिया के रूट हेयर्स के पास, तो ये सफलतापूर्वक उस रूट हेयर को इन्फेक्टेड कर देगा जिसकी वजह से रूट हेयर का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे कर्ल शेप हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो इन्फेक्टेड थ्रेड है, इन्फेक्टेड थ्रेड मतलब जो रूट हेयर इन्फेक्टेड है वो कैरीज ले जाती है बैक्टीरिया को कहां तक, इनर कॉर्टेक्स तक, जो रूट हेयर की इनर कॉर्टेक्स,
रूट हेयर्स से फाइनली कहां पहुंचेगा, इनर कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा रूट की, और ये बैक्टीरिया वहां पर अपने आप को मॉडिफाइड हो जाएंगे और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाइड्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड काज इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल टू डिवाइड। अब ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाइड्स में कन्वर्ट हो गए, और जब ये अंदर पहुंचे तो जो अंदर कॉर्टेक्स सेल्स थी और पेरिसाइकिल सेल्स थी उसको इन्होंने इफेक्ट किया और प्रॉपर तरीके से वो दोनों सेल्स डिवाइड होने लगे। यस, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये कॉर्टिकल सेल और पेरिसाइकिल सेल डिवाइड करना स्टार्ट किया, इनकी प्रॉपर ग्रोथ हुई, उसी से ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो फाइनली आप यहां पर नोड्यूल देख रहे हैं। एक्चुअली जो नोड्यूल का फॉर्मेशन है वो दो सेल से हुआ है, कॉर्टिकल सेल एंड पेरिसाइकिल सेल। तो नीट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कौन सी सेल नोड्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, यस, जो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट में। यस, तो व्हाट विल बी योर आंसर, वो सेल्स है हमारी कॉर्टिकल सेल एंड पेरिसाइकिल सेल। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में क्या कहता है, ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विथ वैस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूअस विद दोस ऑफ द रूट। तो रूट की जो वैस्कुलर टिश्यू है वो उस तक प्रॉपर ये जो नोड्यूल्स बनी है उसका कनेक्शन अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू उसके थ्रू हो जा रहा है। मतलब कोई भी चीज जो बाहर से अंदर जाएगी वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू, ये प्लांट बॉडी के अंदर एंट्री भी करेगी और प्रॉपर प्लांट बॉडी के उस पार्ट तक वो नाइट्रोजन पहुंचेगा जहां पर उसकी जरूरत है। तो वैस्कुलर टिश्यू से ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, तो नोड्यूल फॉर्मेशन के नोड्यूल्स प्रॉपर किससे कनेक्टेड रहेगी, वैस्कुलर टिश्यू से कनेक्टेड रहेगी। किससे, फाइनली जाइलम से कनेक्टेड रहेगी। यस, वैस्कुलर टिश्यू आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरीके से जो आपने स्टेप देखे, तो ये 4 स्टेप थे और इन्हीं 4 स्टेप्स को इसके पीछे जो मैंने आपको दिखाया था, यस, यही वो 4 स्टेप थे, ए बी सी एंड डी। इसी में ये 4 जो स्टेप हैं, इन्हीं 4 स्टेप को मैंने यहां पर आपको इन 4 पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब थोड़े से पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। यस, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन में अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट करने वाला पॉइंट है कि ये जो नोड्यूल्स होते हैं contains all the necessary biochemical components such as the enzyme nitrogenase and leg hemoglobin। एक्चुअली होता क्या है कि अगर नोड्यूल्स को इस तरीके से आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे माइटोस्टेट, तो इसके बीच में इस तरीके से एक पिंक रेडिश कलर का एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन एक ऐसा केमिकल है जिसको हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये कहां होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर होगा। तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिवेट कब होगा, जब एनारोबिक कंडीशन होगी। क्योंकि जब इस नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया जाएंगे और इन्हीं राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थित अनिवार्य है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तभी ये नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करता है। आपको पता है जब राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स के अंदर नहीं होते, फ्री फॉर्म में होते हैं, तब भी इसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। लेकिन ये नाइट्रोजनेज एंजाइम इसलिए एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि जब ये बाहर होते हैं तो कंडीशन एरोबिक होती है। लेकिन जब ये नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम जाते हैं तो इसके अंदर राइजोबियम के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसके एक्टिवेट होने के लिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन को कौन खा पी जाएगा, यही खा जाएगा जिसको हम बोलेंगे लेग हीमोग्लोबिन, जो नोड्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। रेड और पिंक कलर का ये कंपाउंड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो एंजाइम है कौन सा, नाइट्रोजनेज एक MOFE प्रोटीन है। MO का मतलब मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, MOFE प्रोटीन है और ये कैटालाइज करता है, कन्वर्जन करता है जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, N दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, या बोलते हैं इसको इस फॉर्म में। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और जब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन साइकिल कि जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं सॉइल पूल में, तो इस कन्वर्जन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस एंजाइम किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको ये कन्वर्ट किस में करेगा? अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और याद रखिए जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो होता है अमोनिया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नोन एज अमोनिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से एक नीट का फ्रेम्ड हो सकता है, उसको याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है? अमोनिया है। और फाइनली आपको पता है कि अमोनिया को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अमोनिया से कन्वर्ट करेंगे हम नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट से कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। और नाइट्रेट वो फॉर्म होगा जिस फॉर्म को जो रूट हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट देखे। चलिए फाइनली अगर हम बात करें कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में इसका किस तरीके से फाइनली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस तरीके से अमोनिया में कन्वर्ट होगी, इसको स्टेप को हमें समझना है। किसकी मदद से? नाइट्रोजनियस एंजाइम की मदद से। ये नाइट्रोजनियस एंजाइम कहां पर है? राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर है। यस, और किस तरीके से प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनेंगे? यस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर। तो चलिए समझते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि किस तरीके से कन्वर्जन होगा, तो एक रिएक्शन आपके सामने है और ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दी गई है। इस रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आप देखो यहां पर हमने एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है, यस, और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को नाइट्रोजनियस एंजाइम की उपस्थिति में हमने इससे 2 अमोनिया बनाए हैं। कितने अमोनिया बनाए हैं? 2 अमोनिया बनाए हैं। तो अगर एक नाइट्रोजन को हमें फिक्सेशन करना है तो हमें कितने एटीपी चाहिए? 16 एटीपी चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हमें एक अमोनिया बनाना हो तो कितने एटीपी चाहिए होगा, तो आपका आंसर व्हाट विल बी योर आंसर? 8 एटीपी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन नीट का यहां से फ्रेम्ड होगा कि अगर हमें एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाना हो नाइट्रोजन से तो कितने एटीपी चाहिए होंगे? 8 एटीपी। और अगर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने हैं तो कितने एटीपी चाहिए होंगे? 16 एटीपी। तो ये रिएक्शंस दी हुई है। क्या चाहिए? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी। जब ये आपस में मिलेंगे 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहां पर देखिए H2 बन रहा है, 16 एडीपी कन्वर्ट हो गया, 16 एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? 16 एडीपी में, और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया। तो प्रॉपर हम यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? अमोनिया में। तो यही प्रोसेस तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। चलिए अब देखो यहां पर एक्चुअली जो रिएक्शन हो रही है किस एंजाइम की वजह से हो रही है? ये हो रही है नाइट्रोजनियस एंजाइम की मदद से। और नाइट्रोजनियस एंजाइम कहां पर है? राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर है। अब यहां पर ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये प्रॉपर फिगर आपके एनसीईआरटी का है, और इस फिगर के एक एक स्टेप को अगर हम समझेंगे तो सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक एंजाइम दिखाया गया है, और ये एंजाइम है नाइट्रोजनियस एंजाइम। और नाइट्रोजनियस एंजाइम की यहां पर 2 एक्टिव साइट दिखाई गई हैं, और इसी एक्टिव साइट से नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे। तो ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, कौन से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है? ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में होता है। और 2 N के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब देखो ये दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल यहां पर चूंकि 2 साइट है तो 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल यहां पर आके लग जाएंगे। जब ये लग जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहां पर इस नाइट्रोजनियस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को बाइंडिंग कर लिया। अब क्या होगा? जब ये बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट होगा तो अब फाइनली इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। तो देखिए यहां पर 2
हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हम कह लीजिए 2 प्रोटॉन जुड़ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन जैसे इसमें जुड़ेंगे तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में एक N के साथ एक H जुड़ गया और दूसरे N के साथ दूसरा H जुड़ गया, क्योंकि हम 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। यस, अब क्या हुआ, फाइनली क्या बन गया, अब यहाँ पर फिर 2 प्रोटॉन हमने जोड़े। यस, तो एक N के साथ पहले एक H जुड़ा हुआ था, दूसरा H फिर जुड़ गया, एक N के साथ पहला H जुड़ा हुआ था जो यहाँ पर जुड़ा आप देख रहे हैं, और दूसरा H फिर इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, NH2 NH2। अभी क्या करना है, 2 प्रोटॉन हमें फिर जोड़ना है या 2 हाइड्रोजन हमें फिर जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक N के साथ पहले 2 H थे, एक H और जुड़ गया, 2 H पहले से थे, एक और H और जुड़ गया, तो ये कैसा बन गया, ये बन गया आपका NH3। अगर इतना हम देखें तो इतना जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, वो दिख रहा है NH3 का। मतलब आप देखो एक नाइट्रोजनस एंजाइम के अंदर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दिख रहा है आपको, प्रॉपर क्लियर हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये एंजाइम नाइट्रोजनस एंजाइम था, इसकी ये बाइंडिंग साइट थी, इस बाइंडिंग साइट के साथ नाइट्रोजन के 2 फॉर्म यहाँ पर जो N2 का फॉर्म है इसके साथ अटैच कर गया, फिर हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए। हाइड्रोजन जोड़ने का मतलब क्या, हमने यहाँ पे रिडक्शन किया, पहला रिडक्शन किया तो NH बन गया, जब दूसरा रिडक्शन किया तो NH2 बन गया, और जब हमने तीसरा रिडक्शन किया 2 हाइड्रोजन के साथ तो बन गया NH3। अब जब ये NH3 बन जाएगा तो ये NH3 ये अलग हो गया और इधर वाला NH3 ये अलग हो गया। तो इस और अलग होने के बाद ये एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया, फिर खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि फिर इसे जाना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिर से पकड़ना है। तो फाइनली देखिए किस तरीके से फाइनली इस नाइट्रोजनस एंजाइम ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने साथ बाइंड करा के फाइनली रिडक्शन होते हुए फाइनली इस नाइट्रोजनस एंजाइम ने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को बना दिया। और आपको पता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट्स है, तो हाउ मेनी ATP will be required for the formation of 2 ammonia? Your answer will be 16 ATP. But if there are question is कि how many ATP will required for the formation of 1 ammonia molecules, then what will be your answer? ATP will be 8. Clear है? चलिए, तो फाइनली देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से नाइट्रोजनस एंजाइम ने फाइनली 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को बना दिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थे इनको फाइनली कन्वर्ट कर दिया इसमें 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल में। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को यहां पर एक इक्वेशंस के फॉर्म पे यहां पर बताया गया है। चलिए, और देखिए फाइनली यही लिखा हुआ है कि स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कहां पर पाया जा रहा है ये, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर ये नाइट्रोजनस एंजाइम। अब जरा इससे जुड़े हम लोग फाइनली फैक्ट देख लेते हैं तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला फैक्ट ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, पहला फैक्ट कहता है कि एक एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी यदि हमें एक मॉलिक्यूल बनाना हो किसका, अमोनिया का। तो अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो कितने एटीपी चाहिए, 16 एटीपी चाहिए। और ये जो एनर्जी ऑब्टेन होती है कौन सी, एटीपी वाली, ये जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है, वो जो होस्ट सेल है उसके रेस्पिरेशन से आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एटीपी आए हैं वो कहां से आए हैं। तो जो होस्ट सेल है उसके रेस्पिरेशन से ये एटीपी आए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, और आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए इसको कंडीशन कैसी चाहिए, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए। और ये एनारोबिक कंडीशन कौन अवेलेबल कराता है नोड्यूल्स के अंदर, लेग हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो कि पिंक कलर का होता है। यस, जो नोड्यूल कंटेन करती है एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं लाइव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। मैंने क्या बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया अगर नोड्यूल्स के बाहर है तो फ्री लिविंग है, एरोबिक कंडीशन में है। उनके अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम है, वो एक्टिवेट इसलिए नहीं है कि जब तक उसको एनारोबिक कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स के अंदर जाते हैं तभी इनका नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिवेट होता है। क्लियर है? Where nitrogenase is not operational but during nitrogen fixing events
they become anaerobic, thus protecting the nitrogenase enzyme. तो नाइट्रोजनेस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लियर किया और फाइनली हम लोगों ने समझा किस तरीके से फाइनली एक मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, पहले तो ये देखा नोड्यूल फॉर्मेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स के बाहर है तो वो एरोबिक कंडीशन है, उसके अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम नॉट ऑपरेशनल होता है, एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट सेल्स के थ्रू कॉर्टिकल सेल और पेरीसाइकिल सेल में पहुंचते हैं और वहां पर उन सेल को इन्फेक्टेड करते हैं तो वो सेल डिवाइड करती है और नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है। नोड्यूल के अंदर उपस्थित जो लेग हीमोग्लोबिन है वो पूरा ऑक्सीजन को खा जाता है, अंदर का एटमॉस्फेयर एनारोबिक हो जाता है और जब राइजोबियम इसके अंदर पहुंचते हैं तो उनका नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग ने समझा कि अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी और ये एटीपी कहां से आएगी? होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से आएगी। क्लियर है? और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स थे हम लोग ने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। एक एक पॉइंट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में आप सभी से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि जो हमारी मेहनत है, जो इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाने में मैंने आपके लिए की है, तो वो मेहनत सफल है, मैं आपको प्रॉपर समझा पाया हूँ। और आगे कौन से लेक्चर्स आप देखना चाहेंगे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। Thank you very much to all of you, my dear students. We will meet again in next lecture. Bye bye. See you. Good night. Bye.